Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. Let's proceed the lecture in Urdu. Topic है Myasthenia gravis versus Lambert-Eaton syndrome. Myasthenia gravis है क्या और Lambert-Eaton syndrome है क्या? तो यहाँ पर VS इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही डिजीज कॉज कर सकता है और करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको मैंने कंपेयर किया, लेकिन डिफरेंस थोड़ी सी है। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस डिजीज में होता क्या है। दोनों क्या है? एबनॉर्मल मसल वीकनेस। एबनॉर्मल मसल वीकनेस होगी उसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस या फिर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो फिर अगर ये एबनॉर्मल मसल वीकनेस है, फिर रीज़न क्या है कि इन दोनों को डिवाइड किया गया, डिफरेंट नाम दिए गए। रीज़न ये कि दोनों में मसल वीकनेस होती है लेकिन डिफरेंट तरीके से होती हैं। ठीक है, एबनॉर्मल मसल वीकनेस होती है, ये बात एबनॉर्मल को ज़हनशीन कीजिए, इट इज़ एबनॉर्मल मसल वीकनेस। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है या फिर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है, दोनों में एबनॉर्मल मसल वीकनेस होता है, लेकिन ये जो वीकनेस है ये डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जनरली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम होल्डिंग पावर की बात करें, सपोज कि ये मैं मार्कर्स को होल्ड कर रहा हूँ, मैंने इसको होल्डिंग इसकी स्टार्ट कर ली। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही टाइम गुजरता है तो मेरी होल्डिंग जो मैकेनिज्म, ये जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है विद द टाइम। मतलब फिर क्या होगा, फिर थोड़े वक्त बाद, टाइम बाद जब गुजरेगा तो ये होगा कि मुझसे मार्कर फिर मजीद पकड़े नहीं जाएंगे, फिर वो छूट जाएंगे हाथ से। तो मतलब ये कि मेरी जो ग्रिप की पावर है, ग्रिप है, वो फिर कमज़ोर हो जाएगी। मैं फिर फॉर लॉन्ग टाइम जो है मैं मार्कर को होल्ड नहीं कर सकूंगा। इसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। जब टाइम के साथ साथ आपकी जो मसल वीकनेस है वो एग्रीवेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इसको क्या हुआ, ये एक मसल वीकनेस हुआ ना, लेकिन ये नॉर्मल मसल वीकनेस, इसीलिए इसका नाम हुआ माइस्थीनिया ग्रेविस। और दूसरा हमारे पास है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। इसमें फिर किस तरह का मसल वीकनेस होता है? ये जो जुदा किया गया है, सेपरेट है, वो इसलिए कि इसमें मसल वीकनेस ये होती है कि स्टार्ट में आपको अगर मैं कहूँ कि इस मार्कर को, इन मार्कर्स को अपने हाथ में पकड़ो, तो आप बहुत वीक तरीके से इसको पकड़ पाओगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी ग्रिप मजबूत होती जाएगी। फिर आप कह सकते हैं कि आप इसको फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पकड़ सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुई? इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस आप पहली दफा इसको टाइट पकड़ोगे, लेकिन विद टाइम आपका जो ग्रिप है वो कमजोर हो जाएगा, मार्कर आपसे छूट जाएंगे। और इन केस ऑफ लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम क्या होगा, पहले आपका हाथ कमजोर है लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे, आपकी ग्रिप बन रही, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम बाद ग्रिप ढाँच हो जाएगी। तो इसलिए दोनों में मसल वीकनेस है। इसमें टाइम के बाद मसल वीक होता है, इसमें स्टार्टिंग से मसल वीक होता है, फिर बाद में स्ट्रांग हो जाता है आपका, अगर मसल्स की बात की जाए। ये मैंने जनरल एग्जांपल दी, इन दोनों का ये मैकेनिज्म है। अभी हम पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट। इन केस ऑफ कि आपके बॉडी में ये नर्व सिस्टम जो सप्लाई होते हैं मोटर न्यूरॉन्स को, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनमें जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। जो मोटर न्यूरॉन्स सप्लाई है आपके वॉलंटरी मसल्स को, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं स्केलेटल मसल्स इन शॉर्ट। इनमें क्या होता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल, ये मैं जनरल बता रहा हूं कि पहले कैसे होता है, फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। पहले क्या होता है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो वेजिकल है यहाँ पर मौजूद एसिटाइल खोलिन इस वेजिकल में बंद है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस जो है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होगी, तो यहाँ से फिर क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि कैल्शियम आयन जो है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन है, ये ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब ये यहाँ पर वेजिकल पहुंचेगा, थैला जिसमें मौजूद है एसिटाइल खोलिन, तो ये कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है इस वेजिकल को इस मेम्ब्रेन के साथ
फ्यूज करवाने में। जैसे ही कैल्शियम आएगा तो ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, फिर क्या होगा, जो मौजूद एसिटाइलकोलिन है वो बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर मौजूद होंगे रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और इसका काम है कि वो एक्टिवेशन के बाद मसल की कॉन्ट्रैक्शन करें। इन शॉर्ट, बहुत ही जनरल बता रहा हूं, बात समझ आ रही? ओके, तो होता क्या है इनकेस, अभी इस तरह से तो बात हो रही है, जब डिजीज होती है माइस्थीनिया ग्रेविस पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद लैम्बर्ट-ईटन की तरफ जाएंगे। इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि दोनों ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर उसकी हो जाती है, वो पागल हो जाता है। इम्यून सिस्टम में आपके जो बीटा सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज आकर के कवर कर जाएंगे आपके रिसेप्टर को, रिसेप्टर को इन्होंने कवर कर लिया। अभी यहाँ से जो रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर जो है वो कवर है, तो आपका रिसेप्टर फिर इस एसिटाइलकोलिन से एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इस तरह से क्या हुआ, माइस्थीनिया ग्रेविस होता है कि आपके पास जब से आप काम कर रहे हैं ना, तो टाइम के बाद आपकी जो मसल वीकनेस है वो इस तरह से हो जाती है कि यहाँ से एंटीबॉडीज जो हैं वो रिसेप्टर्स को कवर कर रहे हैं, तो आपका जो मसल का वीकनेस है वो ख़त्म हो रहा होता है, और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जो है वो मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी एंजाइम है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जो कि आपके इस एसिटाइलकोलिन को दो हिस्सों में तोड़ेगा। अगर एक तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन टूट रहा है और फिर यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो रिसेप्टर को कवर कर रही है, तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की अमाउंट या कंसंट्रेशन मौजूद नहीं है, जिससे क्या होगा, रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि रिसेप्टर्स को एक्टिवेशन के लिए एसिटाइलकोलिन चाहिए। जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इस तरह से मसल्स की वीकनेस को हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। तो इसको भी हम ट्रीट करते हैं और लैम्बर्ट-ईटन को भी ट्रीट करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में आप लोगों को माइस्थीनिया ग्रेविस की डिजीज में बता चुका हूँ, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर दोबारा एक शॉर्ट भी दे रहा हूँ ट्रीटमेंट के हवाले से। हम क्या करते हैं, हम दो काम करते हैं, बल्कि तीन। यहाँ पर जो दो ज़ाहिर है वो बता रहा हूँ कि एक तो हम इनहिबिट करेंगे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को, ताकि एसिटाइलकोलिन जो है वो टूटे नहीं। दूसरे, हम जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देंगे, जस्ट लाइक प्रेडनिसोन, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, उसको हम देंगे, और ताकि वो आकर के इस एंटीबॉडीज़ को इनहिबिट करेंगे प्रोडक्शन से। एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे तो आपके रिसेप्टर्स फिर कवर नहीं होंगे, रिसेप्टर्स का जो सरफेस है वो फिर फ्री हो जाएगा कि एसिटाइलकोलिन आए और बाइंड करे, और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो नहीं बन रहा, वो ब्लॉक हो गया है, तो जिसकी वजह से आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो फिर टूटने से बच गया। फिर ये एसिटाइलकोलिन जो है, इसकी अमाउंट, कंसंट्रेशन जब यहाँ पर बढ़ जाएगी तो फिर ये अपना रिसेप्टर ढूंढ करके उसको एक्टिवेट करेगा और इससे मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहाल हो जाएगी। ये हुआ माइस्थीनिया ग्रेविस। अभी लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमने बात की कि ये विद टाइम क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी ग्रिप जो है वो टाइम के साथ स्ट्रांग हो रही थी, यहाँ पर टाइम के साथ क्या हो रहा था, आपकी ग्रिप कमज़ोर हो रही थी। लेकिन जैसे स्टार्ट में आपका ग्रिप होगा वो कमज़ोर होगा, मीन्स आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन टाइम गुजरेगा, इन केस ऑफ लैम्बर्ट-ईटन आप जो है फिर वो आपका मसल जो है फिर वो इस एबल होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कर सकें। वो किस तरह से होता है, इन सेंस ऑफ लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम क्या होता है इसमें ये होता है कि जो कैल्शियम चैनल है, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ पर ये रिसेप्टर को कवर कर रहे थे। इन केस ऑफ लैम्बर्ट-ईटन ये एंटीबॉडीज आकर के कैल्शियम चैनल को कवर करेंगे। इनका जो दूसरा टारगेट है वो कैल्शियम चैनल है, इसको कवर कर लेंगे। जब कैल्शियम चैनल कवर होंगे तो फिर कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं, अगर कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो फिर एसिटाइलकोलिन जो है वो फ्यूज़ नहीं होगा। हमने बताया पहले कि एसिटाइलकोलिन जो है, उसका जो फिजिकल है वो मेम्ब्रेन के साथ तब फ्यूज़ होगा, और यानी कि मेम्ब्रेन से फिर एसिटाइलकोलिन सिनेप्सिस में तब रिलीज होगा जब कैल्शियम यहाँ पर आएगा, क्योंकि कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्यूज द वेसिकल विद द मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा फिर एसिटाइलकोलिन बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज ने इसको कवर किया, कैल्शियम अंदर जा नहीं रहा, तो जब कैल्शियम नहीं जाएगा तो ये फ्यूजन नहीं होगी और एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। जब रिलीज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रिसेप्टर मौजूद है लेकिन एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा,
तो इससे क्या होगा, फिर बात है कि आप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही। लेकिन ये विथ टाइम क्यों, विथ टाइम जो है, जब टाइम बढ़ता है आपकी जो ग्रिप है वो क्यों बन जाती है, आपके मसल क्यों फिर स्ट्रांग हो जाते हैं बाद में, पहले वीक हो रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो आपकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है वो वापस आ जाती है। वो यूं कि बार बार जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा, जितना आप मसल को स्टिमुलेट करोगे 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 तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेसिव पोटेंशियल यहाँ पर जब होगा जनरेट पोटेंशियल, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन की फिर इन्फ्लक्स हो जाएगी। ये मेन कॉज है कि जैसे ही आप मसल्स को बार बार स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, जो टाइम बढ़ेगा तो कैल्शियम आयन की फिर एंट्री हो जाएगी बाद में, पहले तो नहीं हो रही लेकिन फिर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक्सेसिव स्टिमुलेशन है ना, जब एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रही है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो फिर उससे क्या होगा, कुछ कैल्शियम आयंस जो है फिर वो रास्ता बना लेते हैं और जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस वो थोड़े से ओपन होते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल वो कैल्शियम फिर अंदर जाकर के एसिटाइलकोलिन को फिर फ्यूज करवाएंगे विद मेम्ब्रेन और यहाँ से वो सिनेप्सिस में रिलीज करवा देंगे। सिनेप्सिस में एसिटाइलकोलिन जो है वो फिर यहाँ पर आ जाएगा और मौजूद रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करेगा, फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी तो मैंने ड्रग्स बता दी। इन केस ऑफ लैम्बर्ट ईटन वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो ही काम करेंगे। एक काम ये कि हमने क्या करना है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देने हैं ताकि बीटा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज ना बना सके, क्योंकि एंटीबॉडीज जब नहीं बनेंगे तो वो कैल्शियम चैनल्स को कवर नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो दूसरा ड्रग यूज़ कर रहा है उसका साइड बहुत ही मुख्तलिफ है। आप लोग जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के लिए दो चैनल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सोडियम और पोटाशियम। जब ये आपका मेम्ब्रेन है, सोडियम आएगा इनसाइड द सेल, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, तो पोटाशियम क्या करेगा, जाएगा आउट, जिससे क्या होगा, पहले तो आपकी जब पॉजिटिव से यहाँ पर नेगेटिविटी तो पहले यहाँ पर है, मींस पॉजिटिव जब इन मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेम्ब्रेन ने दोबारा तो भी स्टेबलाइज होना है, पहले डीपोलराइज होगा फिर दोबारा जो है वो रीपोलराइज होगा, जिसके लिए क्या होगा, पोटाशियम जो है वो आउट फ्लक्स मूवमेंट करेगा, पोटाशियम बाहर जाएगा सेल के। तो इस तरीके से क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है वापस अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक ड्रग देंगे जिसका नाम है 3,4 डाई अमाइनो पायरिडीन, जो पायरिडीन लिंक है आपके पास वहाँ पर दो अमाइनो ग्रुप होंगे। ओके, ये एक रफ स्ट्रक्चर केमिकल, तो ये डाईहाइड्रो 3,4 डाई अमाइनो पायरिडीन जो है, ये लिंकेज आप लोग फिर खुद फिक्स कर लें। शॉर्टली 3,4 डाई अमाइनो पायरिडीन, पायरिडीन के स्ट्रक्चर्स पर 2 अमाइनो ग्रुप। ये ड्रग क्या करेगा, इसका साइट है यहाँ पर पोटेशियम के जो चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल स्पेशली ये वाले पोटाशियम चैनल्स को ये बंद कर देगा, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अगर पोटाशियम के चैनल्स बंद हो गए, सोडियम तो अंदर आ रहा है, मींस कि एक्शन पोटेंशियल को आप मजीद बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा, कैल्शियम आयंस फिर इंटर जाएगी, मींस एक्शन पोटेंशियल की जो एबिलिटी है वो बन जाएगी। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, जनरेट होगा, जो कैल्शियम आयन की इनफ्लक्स करवाएगा और फिर वो आकर के एसिटाइलकोलिन का जो वेसिकल है उसको फ्यूज करवाएगा, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो लैम्बर्ट ईटन की जो सिंड्रोम है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। जो मसल की स्ट्रेंथ है, फिर स्टार्ट ही से आपका मसल स्ट्रांग होगा, बाद में वो जो मैकेनिज्म था, जो प्रॉब्लम था, वो फिर करेक्ट हो जाएगा। अभी शॉर्ट क्लू दोबारा समझ लें। मायसीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं और करते हैं। मायसीनिया ग्रेविस में जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं वो कवर करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर को, और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में जो रिसेप्टर हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम जो चैनल्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं। यहाँ पर चैनल्स को ब्लॉक किया लैम्बर्ट ईटन में, और मायसीनिया ग्रेविस में रिसेप्टर को ब्लॉक किया। जब दोनों ब्लॉक होंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर लैम्बर्ट ईटन में एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा, और मायसीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन तो आ रहा था लेकिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो रहा था, चूंकि आपके एंटीबॉडीज़ ने रिसेप्टर को कवर कर लिया था। तो इनके लिए हमने फार्माकोलॉजी क्या इख्तियार की, 3 किस्म के ड्रग्स हैं, एक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो कि हमने मायसीनिया ग्रेविस के लिए यूज़ किए थे, और इन केस ऑफ लैम्बर्ट ईटन हम क्या यूज़ किया, इम्यूनोसप्रेसेंट और 3,4 डाई अमाइनो पायरिडीन, जिसके ज़रिए से हम इन दोनों ट्रीटमेंट, इन दोनों डिजीज़ की
ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो दैट्स इट, a little bit from my side. Hope so you got. Thank you.